Hi, my dear friends. Today I've come up with this video to understand about how to calculate income tax as per the UK tax rules for an individual. हम एक बेसिक स्ट्रक्चर समझेंगे कैसे एक इंडिविजुअल के लिए इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं. And this is going to be very relevant for the students who are studying income tax, that is the F6 paper for ACCA, as well as the ATX students, which are targeting the exams for September 25, December 25, and March 26. So let's quickly understand with the help of an example how to compute income tax for an individual. I have taken this example for Richard, who has income earned for the tax year 25, 24, 25. Now, as per the UK tax rules, the income for an individual is divided into or is distributed into the three categories. That is, the income can be non savings income, the income can be a savings income, or we can classify this income as a dividend income. आइए पहले हम इन तीनों का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि इन तीनों का पर्पस क्या है. कौन सी इनकम नॉन सेविंग्स इनकम होती है, कौन सी इनकम सेविंग्स इनकम होती है, और किस इनकम को हम डिविडेंड इनकम की तरह क्लासिफाई करेंगे. Non savings income is the income which is typically not relating to any interest income earned, which is generally classified as a savings income. Because income means the income that you earn from the money that you have saved. That is typically the interest income. Dividend income is the income that we earn from the shares. So, dividend is always earned on the shares. Apart from dividend income and savings income, all the other incomes like employment income, like property business income, like the trading income, they are classified under non savings income. I hope now so far we are very clear about it कि non savings income में property income, employment income, trading income, ये इनकम्स आती है नॉन सेविंग्स में, क्योंकि ये इनकम आपकी सेविंग्स के रिजल्ट से नहीं बनी है. जब आप सेव करते हैं आप उस पर इंटरेस्ट अर्न करते हैं. अब वो इंटरेस्ट मेरे बैंक डिपॉजिट्स के थ्रू आ रहा है, या वो इंटरेस्ट मैंने किसी को पैसे दिए थे वहां से मुझे आ रहा है, या वो इंटरेस्ट मेरा बिल्डिंग सोसाइटी से आ रहा है, वो सारा इंटरेस्ट सेविंग्स इनकम में क्लासिफाई होगा. जो शेयर से मेरी डिविडेंड इनकम अर्न हुई है सिर्फ वही इनकम डिविडेंड इनकम के अंडर आएगी. अब एक क्वेश्चन आता है कि मैम आपने तो बताया ही नहीं कैपिटल गेन्स की इनकम कहाँ जाएगी. सो कैपिटल गेन्स की इनकम माय फ्रेंड्स, इट इज टैक्स्ड एज पर द सेपरेट रेट्स, सो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कंप्यूटेशन ऑफ इनकम. क्लियर. नाउ व्हेन वी प्रोसीड, मैंने इस एग्जाम्पल में लिया है कि रिचर्ड को हो रही है इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट. अब वो कहाँ जाएगी? वेरी गुड, जैसा हमने डिस्कस किया था, परफेक्ट, वो जाएगी नॉन सेविंग्स इनकम के अंडर. मैंने यहाँ पे लिया वो £52,000. बिल्डिंग सोसाइटी इंटरेस्ट की इनकम कहाँ जाएगी? इट इज एन इंटरेस्ट इनकम, सो इट विल बी क्लासिफाइड अंडर सेविंग्स इनकम. बिल्डिंग सोसाइटी का इंटरेस्ट क्या होता है, उसके लिए हम पहले ये समझते हैं व्हाट इज अ बिल्डिंग सोसाइटी. So building society is just like a, we have credit unions concept. So just like that, we have the people who have formed a closed group. और उस ग्रुप का पर्पस क्या है? उसी ग्रुप के मेंबर्स में से कुछ लेंडर्स होंगे, कुछ बोरोवर्स होंगे, स्पेशली प्रॉपर्टी के लिए, स्पेशली रियल एस्टेट के लिए. सो वही बोरोवर्स और लेंडर्स एक दूसरे को लेंड करते हैं, उनसे बोरो करते हैं, और ऑब्वियसली अब उस पर इंटरेस्ट अर्न होता है. उसको हम बोलते हैं बिल्डिंग सोसाइटी, और उससे होने वाले इंटरेस्ट को हम बोलते हैं बिल्डिंग सोसाइटी इंटरेस्ट. वो हम क्लासिफाई करेंगे अंडर सेविंग्स इनकम. तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में बिल्डिंग सोसाइटी इंटरेस्ट लिया है 1400 का. देन डिविडेंड्स आई हैव टेकन 6000. So the total of it, we call it as total income. The terminologies are very important, especially when you're writing a section C answer in your exam. So I've given the totals to the total income. Post this, अब हम दो चीजें यहां से रिड्यूस करते हैं.
एक आता है क्वालिफाइंग इंटरेस्ट रिलीफ और एक आता है लॉस रिलीफ। ये दोनों पोर्शंस हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में शेयर डिस्कस करेंगे। So right now for this question, I have assumed them to be zero. So essentially the net income here, which is after reducing the qualifying interest relief and loss relief in this question is same as total income. So we have just derived it. Now from net income, we reduce personal allowance. So ये personal allowance क्या होता है? Let's understand about it. Personal allowance is basically an allowance given by or allowed by the UK HMRC for the individuals or you can say it is allowed for the reduction of your income in order to have maintenance. Okay, so we have the personal allowance is 12,570 for the tax year 24-25. So here you can see I've reduced 12,570. There is a rule for PA also that I'm going to just discuss in a while. बट एक चीज हमें समझनी बहुत जरूरी है कि जब हम पीए एडजस्ट करते हैं उसका एक सीक्वेंसिंग है। पहले हम पीए एडजस्ट करते हैं नॉन सेविंग्स इनकम से। अगर ये इनकम का टोटल जीरो हो जाता है उसके बाद भी पीए का बैलेंस बचता है तो फिर हम उसको एडजस्ट करेंगे सेविंग्स इनकम से और फिर एडजस्ट करेंगे डिविडेंड इनकम से। फॉर एग्जाम्पल ये 52,000 अगर इनकम नहीं है, लेट्स से ये इनकम सिर्फ 10,000 है। अब उस केस में आप देख सकते हैं अगर मैं पूरा 12,570 रिड्यूस करती हूँ तो मेरा टैक्सेबल इनकम नेगेटिव आता है। क्या आपकी इनकम कभी नेगेटिव हो सकती है? नहीं। इसको मैं कर दूंगी जीरो। और अब जो रिमेनिंग मेरा पीए है जो मैं रिड्यूस नहीं कर पाई हूँ, मैं यहाँ पे केवल 10,000 ही रिड्यूस करूंगी और रिमेनिंग 2,570 में यहाँ से करूंगी। अब आप देख सकते हैं सेविंग्स इनकम भी 2,570 से कम है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 1,400 रिड्यूस करूंगी और रिमेनिंग जो मेरा बच गया है 1170 मैं यहाँ से रिड्यूस करूंगी। ये सीक्वेंस आपको एग्जाम में भी फॉलो करना है दैट फर्स्ट यू विल रिड्यूस एंड एडजस्ट पीए अगेंस्ट द नॉन सेविंग्स इनकम। once it is made zero, that is you get a taxable income equivalent to zero, only then the remaining PA will be adjusted with savings and then dividend income. I hope it's absolutely crystal clear. Once you reduce PA you get taxable income because ultimately we pay taxes on the taxable income. But before I compute taxes, let me also guide you about a bit more about PA. पीए में एक रूल है। पीए में एक रूल है जो बोलता है अगर आपकी adjusted net income, let's repeat it again, adjusted net income, if your adjusted net income exceeds 100,000 pounds, that is 1 lakh, then in that case on the excess that is there we will have a tapering of PA। एक नया टर्म है टेपरिंग ऑफ पीए। मतलब क्या है इसका? इसका सिंपली मतलब है कि आपका पर्सनल अलाउंस कम हो जाएगा। मतलब आपको ये पूरा 12,570 नहीं मिलेगा। तो ये टेपरिंग का क्या रूल है एंड एडजस्टेड नेट इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेट्स हैव एन अंडरस्टैंडिंग हियर। सो एडजस्टेड नेट इनकम कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला है जो बोलता है आपका टोटल नेट इनकम लीजिए। हमने वो नेट इनकम कैलकुलेट की थी, हम उसका टोटल लेंगे। टोटल नेट इनकम अगर आपकी टोटल नेट इनकम में से मैं दो चीजें लेस करूंगी। क्या लेस करूंगी? ग्रॉस पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन और ग्रॉस गिफ्ट एड डोनेशन। आप बोलोगे मैम ये क्या टर्म्स बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा है। सो चलिए पहले हम ये दोनों टर्म्स समझते हैं। ग्रॉस पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन क्या होता है, इसके लिए पहले हम समझते हैं पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन क्या होता है। पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन मतलब अगर मैं एक एम्प्लॉयड पर्सन हूँ या सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ या आई इवन आई जस्ट वांट टू कंट्रीब्यूट टू अ पेंशन स्कीम, क्योंकि बॉस मुझे भी से अब मैं रिटायर हो जाऊं तो मुझे पेंशन चाहिए, मुझे बाद में कुछ रेगुलर इनकम चाहिए, लमसम चाहिए, बट मुझे कुछ फंड्स चाहिए मेरे फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए जब मैं रिटायरमेंट एज ले लेती हूँ।
उस केस में यूके गवर्नमेंट हमें अलाउ करती है कि हम डिफरेंट स्कीम्स, नॉट जस्ट अंडर द गवर्नमेंट बट देर आर डिफरेंट प्राइवेट प्लेयर्स हु ऑफर इज द स्कीम अबाउट एनरोलिंग इन द पर्सनल पेंशन स्कीम्स। पर्सनल का मतलब क्या है कि मेरा ये पेंशन स्कीम सिर्फ मैं एनरोल कर रही हूँ, मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे लिए एनरोल नहीं किया है। क्योंकि जब मैं अपनी सैलरी से वो पेंशन अमाउंट कटवाती हूँ, क्योंकि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है उस फंड में मेरे बिहाफ में, उसको मैं बोलती हूँ ऑक्यूपेशनल पेंशन फंड्स। क्यों? ये मेरे ऑक्यूपेशन के कारण हो रहा है। गॉट इट? यहाँ पे मैं खुद अपने पेंशन को कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, मैंने खुद एक स्कीम में एनरोल किया है, तो इसको बोलते हैं पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन। एक और टर्म मैंने यूज किया था, गिफ्ट एड डोनेशन। गिफ्ट एड डोनेशन का मतलब क्या होता है? सिंपली चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को, हम डिफरेंट एनजीओस को डोनेशन देते हैं। क्या हम उनसे वापस कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं? नहीं, हम उनको एक गिफ्ट कर रहे हैं ताकि हम उनको हेल्प कर सकें, उनको एड कर सकें जो वो अच्छा काम कर रहे हैं उस केस में। सो दिस इज नोन एज गिफ्ट एड डोनेशन। अब यूके में क्या होता है, सपोज मुझे 100 पाउंड्स देने हैं पेंशन कंट्रीब्यूशन के लिए। तो जब मैं 100 पाउंड देती हूँ फंड में, इन दैट केस मैं केवल 80 पाउंड होता है, सिर्फ वही फंड में डायरेक्टली जाता है मेरे बिहाफ पे। जो 20 पाउंड है वो फंड में डायरेक्टली नहीं जाएगा। तो वो कैसे जाएगा? वो जाएगा एचएमआरसी के थ्रू। तो 80 पाउंड्स मेरे अकाउंट से गया फंड में, 20 पाउंड्स एचएमआरसी को गया। जब फंड ने अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स, जिस चीज के लिए वो फंड बना है, वो जब वहां पे सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो गई, तो एचएमआरसी ये अमाउंट फंड में ट्रांसफर कर देता है बाय वे ऑफ क्रेडिट्स। ओके, सो व्हाट यू आर essentially paying is only 80 to the fund. And here also, what you are essentially contributing to that charitable institution is only 80. सो दिस वी कॉल एज नेट अमाउंट। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जो आपने एचएमआरसी को भी दिया वो भी तो उसी अकाउंट में जा रहा है ना। आपके पॉकेट से तो 100 पाउंड्स गया। सो व्हाट इज द ग्रॉस अमाउंट फॉर यू देन? You will say, ma'am, 100. But is there a formula to derive it? Yes. And this is a standard formula. When you want to make net amount gross, so what you will do, you will divide it, you will take the figure, the net amount, and you will divide it by 80%. Why? Because we know that 80% is the net amount, 20% is amount paid to HMRC. So 80 plus 20 becomes 100%. Clear? Now you can see I will get my gross amount by using the formula. So I took the net amount and I divided it by 80%. So in the question, you have to be very clear whether it's the net amount or the gross amount what is given to you. If the question is silent, we assume it to be a net amount. ओके, सो आई होप दीज टर्मिनोलॉजीज आर एब्सोल्युटली क्लियर। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हमें अपने एडजस्टेड नेट इनकम निकालनी है। उसके लिए मेरा फॉर्मूला है नेट इनकम। नेट इनकम में से मैं दो चीजें लेस करूंगी, लेस। व्हाट विल आई रिड्यूस? ग्रॉस गिफ्टेड डोनेशन एंड ग्रॉस पर्सनल पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन। तो स्टेप 1 हो गया, ANI कैलकुलेट करो। दैट इज ये कैलकुलेट करो। स्टेप 2 क्या है? अब स्टेप 2 बोलता है प्लीज चेक द एक्सेस ओवर 1 लाख। सो आई एम टेकिंग अ वेरी रैंडम एग्जाम्पल। लेट्स सी, हमारे क्वेश्चन में ANI हमें दिया हुआ है 120,000। तो स्टेप 1 था मेरा ANI कैलकुलेट करना। स्टेप 2 क्या है मेरा? टू कैलकुलेट एक्सेस ओवर 100,000, दैट इज 1 लाख। कितना एक्सेस है 1 लाख से? हमने फॉर्मूला लगाया 20,000। अब आपको लेना है 50% ऑफ द एक्सेस। 50% ऑफ द एक्सेस कितना आएगा? फॉर्मूला लगाना है। इवन दो आई नो इट इज 10,000, इन एग्जाम इन सेक्शन सी यू विल ऑलवेज यूज फॉर्मूलाज। यू गेट 10,000। क्लियर? अब जो आपका पीए है वो इस 10,000 से कम हो जाएगा। मतलब अब आपके पास कितना पीए बचेगा? 12,570 मुझे अलाउड है, उसमें से मेरा पीए कम हो गया 10,000 से। सो नाउ माई टेपर्ड पीए, वी यूज द टर्म टेपर्ड पीए, रिड्यूस्ड पीए इज 2,570। मतलब अब मेरे इनकम स्टेटमेंट से मैं सिर्फ 2,570 ही रिड्यूस कर पाऊंगी। आई विल नॉट बी एबल टू रिड्यूस 12,570।
बिकॉज माई पी हैज गॉट टेपर्ड. सो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या मेरी नेट इनकम 1 लाख से ज्यादा है. ओनली इफ इट इज मोर देन 1 लाख, ओनली देन वी विल हैव अ टेपरिंग कैलकुलेटेड. अदरवाइज फुल पीए विल बी अलाउड. सो फॉर दैट आई नीड टू हैव द टोटल ऑफ नेट इनकम. The total of net income is 59,400, which is not more than 1 lakh. So we will not have any tapering of PA, and we will straight away have full PA reduction, and we will get the taxable income. So now we have reached taxable income. The next step is to understand how to calculate income tax liability. अब इसके लिए मेरे तीनों कैटेगरीज ऑफ इनकम को मुझे अलग रखना होगा. एनएसआई की टैक्सेबिलिटी अलग होगी, सेविंग्स इनकम की अलग होगी, और डिविडेंड इनकम की अलग होगी. और एक और चीज हमें करनी होगी, हमें टोटल टैक्सेबल इनकम निकाल के ये देखना होगा कि वो किस कैटेगरी का टैक्स पेयर है. उसके लिए सबसे पहले हमें अपने रेट बैंड्स को देखना होगा. ओके, सो आइए हम पहले ये समझते हैं व्हाट आर द टैक्स स्लैब रेट्स. In your exam, these slab rates are already given to you in your tax rates and help allowances chart. So that means you don't need to learn them. But as we do more questions, ये automatically memorize हो जाते हैं. हमारा स्लैब है from 0 to 37,700 of the total taxable income. टोटल टैक्सेबल इनकम अगर आपकी अप टू 37,700 है, तो हम इस स्लैब को बोलते हैं बेसिक रेट बैंड. एंड टैक्स अप्लाई होता है इस बैंड पे एट द रेट 20%. द कैटेगरी ऑफ द टैक्स पेयर जिसकी इनकम टोटल टैक्सेबल इनकम अगर सिर्फ 37,700 के अंदर ही है, तो उस टैक्स पेयर को मैं बोलूंगी बेसिक रेट टैक्स पेयर. अगेन आई रिपीट, अगर मेरा टोटल टैक्सेबल इनकम या तो कंप्लीटली 37,700 के अंदर है, या अगर उससे ज्यादा भी है, सो टिल 37,700 जो टैक्स बैंड है उसको मैं बोलती हूँ बेसिक रेट बैंड, और उस पर टैक्स लगाती हूँ 20% का. And if this is the total taxable income of the taxpayer, if it is falling completely in this rate band, then we call the taxpayer as a basic rate taxpayer. Secondly, now we have the next band, which is from 37,701 till 125,140. This is known as the higher rate band. और इस हायर रेट बैंड पे मेरा टैक्स रेट है 40%. अब अगर टैक्स पेयर की टोटल टैक्सेबल इनकम इस बैंड में ही फॉल कर रही है, इससे आगे नहीं जा रही है, सो वी कॉल द टैक्स पेयर एज अ हायर रेट टैक्स पेयर. The third and the last band is when the income goes beyond the total taxable income goes beyond 125,140. So we call this band as additional rate band, and tax rate is 45% applicable on it. And the category of the taxpayer becomes additional rate taxpayer. Clear? अब हमारे क्वेश्चन में देखते हैं कि रिचर्ड कौन से कैटेगरी के टैक्स पेयर हैं. The total taxable income of Richard is 46,830. Let's check the slab and see where Richard is falling in which slab. 46,830 is falling in the second slab. That means Richard is a higher rate taxpayer. अब रिचर्ड पे कौन कौन से टैक्स रेट्स लगेंगे? रिचर्ड पे लगेंगे बेसिक रेट बैंड और हायर रेट बैंड. रिचर्ड की इनकम पे एडिशनल रेट बैंड नहीं लगेगा. क्यों? क्योंकि रिचर्ड की टोटल टैक्सेबल इनकम 1,25,140 को क्रॉस नहीं की. सो लेट्स चेक हाउ टू अप्लाई द टैक्सेस. स्टेप 1, पहले हम टैक्स लगाएंगे एनएसआई पे. नॉन सेविंग्स इनकम कितनी है हमारी? 39,430. क्या ये बेसिक रेट बैंड को एक्सीड कर रही है? लेट्स सी द स्लैब. सो बेसिक रेट बैंड का स्लैब सिर्फ 37,700 तक ही है. दैट मीन्स दिस इज क्रॉसिंग द बेसिक रेट बैंड. सो टिल 37,700 वी आर इन he is in the basic rate band category. सो 37,700 पे हम स्ट्रेट अवे 20% लगा देंगे और इनकम टैक्स आ जाएगा 7,540. अब रिमेनिंग एनएसआई इनकम कितनी है? रिमेनिंग इनकम है 39,430 लेस 37,700, क्योंकि 37,700 पे हमने पहले ही 20% लगा दिया. तो अब इस रिमेनिंग इनकम पे हम 40% लगाएंगे और इस बैंड को बोल देंगे हायर रेट बैंड, और यहाँ पे हमारा टैक्स रहेगा 40%. क्लियर? हमेशा इस स्टेप के बाद आप टोटल इनकम चेक कर सकते हैं.
टोटल एनएसआई मैंने लिया है 39,430, जो यहाँ से मैच हो रहा है. ऑलवेज यू शुड मैच योर इनकम टू इंश्योर दैट आपकी कैलकुलेशंस करेक्ट है. नाउ लेट्स सी एंड गो टू द सेकंड कैटेगरी विच इज द सेविंग्स इनकम. सेविंग्स इनकम पे भी सेम रेट्स लगते हैं, बट अगर आप देखोगे यहाँ बेसिक रेट बैंड ऑलरेडी खत्म हो गया है. अब हम हायर रेट बैंड की कैटेगरी में, मतलब सेविंग्स इनकम पे भी अब डायरेक्टली 40% ही लगेगा. बट यहाँ पे एचएमआरसी ने हमें कुछ रिलैक्सेशंस दिए हैं. क्या बोला है एचएमआरसी ने? एचएमआरसी ने बोला है कि अब इस टैक्स पेयर को हम दो टाइप के रेट बैंड्स, निल रेट बैंड्स दे सकते हैं. What are nil rate bands? Nil means 0%. That means this is the rate band wherein income is specified. Up to that income, tax rate will be 0%. It's not exemption, but it's a nil rate band. That means tax rate will be 0% on this income. So there are two nil rate bands. Let's quickly understand them. First nil rate band for the savings income category is 5,000 starting nil rate band. What does it mean? I'll explain with an example. So let's say that there is NSI income and SI income. मैं ये दो एग्जाम्पल ले रही हूँ, प्लीज फोकस हियर. लेट्स से इन द फर्स्ट एग्जाम्पल द टैक्स पेयर की NSI इनकम है दैट इज ओनली 2,000 एंड सेविंग्स इनकम इज 4,000. अब यहाँ पे मुझे क्या बोला है? स्टार्टिंग निल रेट बैंड. इसका मतलब है सेविंग्स इनकम के पहले अगर आपकी एनएसआई इनकम 5,000 से कम है तो जितना डिफरेंस है उतने डिफरेंस से सेविंग्स इनकम पे निल रेट बैंड मिलेगा. मतलब एनएसआई कितनी है मेरी यहाँ पे? 2,000. तो मेरा सेव स्टार्टिंग निल रेट बैंड कितना था? 5,000. क्लियर? 5,000 में से 2,000 एनएसआई में है, बचा हुआ 3,000 एनएसआई नहीं, एनएसआई कम है 5,000 से. राइट, आई रिपीट अगेन. 5,000 स्टार्टिंग नील रेट बैंड सिंपली बोलता है that you please look at your NSI income and check if it is up to 5,000 or not. If it is less than 5,000, then the difference between 5,000 and NSI will be a nil rate band for savings income. मतलब यहाँ पे मेरा एनएसआई कितना है? 2,000. तो मेरे पास 3,000 बच गए 5,000 में से. अब ये सेविंग्स इनकम जब मैं टैक्स करूंगी तो मैं 3,000 पे लगाऊंगी 0% टैक्स. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं एंजॉय कर रही हूँ स्टार्टिंग निल रेट बैंड. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. अब यहाँ पे मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ. मैंने सेकेंड एग्जाम्पल लिया है जहाँ पे मेरी एनएसआई है 12,000 और एसआई है 4,000. फर्स्ट केस में हमने कैसे टैक्स किया था? हमने निल रेट बैंड लिया था 3,000 का. क्यों? क्योंकि 3,000 प्लस 2,000 5,000 होता है. बट नाउ इन द सेकेंड केस, इज एनएसआई लेस देन 5,000? नो. सो इफ एनएसआई इज नॉट लेस देन 5,000, तो जो 5,000 स्टार्टिंग निल रेट बैंड है वो नहीं मिलेगा. दैट मीन्स 5,000 स्टार्टिंग निल रेट बैंड, the name is nil rate band, starting nil rate band is going to be 0. अब यहाँ पे सेविंग्स इनकम को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि एनएसआई 5,000 से कम नहीं है. एक और केस लेती हूँ. लेट्स से एनएसआई 0, एनएसआई है ही नहीं. वी हैव कंप्लीटली सेविंग्स इनकम ऑफ 4,000. नाउ now since NSI is not there, full 5,000 is available to be nil rate band. एंड यहाँ पे मेरी सेविंग्स इनकम इससे 4,000 की है. सो मेरा निल रेट बैंड इन थर्ड केस विल बी 4,000 ओनली. आई होप आई एम एब्सोल्युटली क्लियर विद द स्टार्टिंग निल रेट बैंड कॉन्सेप्ट. नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड लेट्स अंडरस्टैंड द सेकेंड निल रेट बैंड. सेकेंड निल रेट बैंड जो सेविंग्स में है उसको हम बोलते हैं सेविंग्स निल रेट बैंड. और ये डिपेंड करता है कैटेगरी ऑफ द टैक्स पेयर पे. हमने अपने क्वेश्चन में रिचर्ड की कैटेगरी हायर रेट टैक्स पेयर स्टैब्लिश की थी. तो अगर कैटेगरी ऑफ द टैक्स पेयर बेसिक रेट कैटेगरी है, मतलब टैक्स पेयर की टोटल टैक्सेबल इनकम ही 37,700 से कम है, देन इन दैट केस हम उस टैक्स पेयर को 1,000 तक का निल रेट बैंड देंगे. ये इन एडिशन टू 5,000 स्टार्टिंग निल रेट बैंड है. दिस इज नोन एज सेविंग्स निल रेट बैंड. So this savings nil rate band will be for a basic rate taxpayer is 1,000 and for higher rate taxpayer is up to 500 and for additional rate taxpayer it is 0. मतलब
सिर्फ बेसिक रेट टैक्स पेयर और हायर रेट टैक्स पेयर को ही ये सेविंग्स निल रेट बैंड मिलेगा, एडिशनल रेट को नहीं मिलेगा. So I repeat again, we have two nil rate bands for the savings income. First is the 5,000 starting nil rate band, and the second is savings nil rate band. I quickly take it here in the calculations. हमने इस कैलकुलेशन में अभी तक एनएसआई का टैक्स निकाला था. अब हम सेविंग्स इनकम का टैक्स निकालते हैं. सबसे पहले चेक करना है निल रेट बैंड्स. प्लीज चेक 5,000 starting nil rate band will be available or not. So if you see here, the taxable income of the non-savings income category is more than 5,000. That means starting nil rate band will not be available. Now just see the category of the taxpayer is higher rate taxpayer. मतलब 500 पे nil rate band मुझे मिल जाएगा savings nil rate band वाला. So savings income is 500, we will get at 0%. So this will be taxed at 0% and it will be 0. What about the remaining savings income? The remaining savings income will be 1,400 less 500. So we will tax it at 40%. Some of you can ask me, मैम 20 क्यों नहीं किया? क्योंकि 20 तो बॉस अपना यहीं पे खत्म हो गया. और हम टोटल टैक्सेबल इनकम पे ये रेट बैंड्स लगाते हैं, कैटेगरी पे अलग अलग रेट बैंड नहीं लगाते. सो अगर मेरा बेसिक रेट बैंड यहीं पे खत्म हो गया तो आगे बेसिक रेट बैंड नहीं रहेगा. क्लियर? अब मेरे पास सेविंग्स इनकम हमने टैक्स कर दिया 40% पे, और मेरे पास इनकम टैक्स आ गया है 360. अब उसके बाद अब उसके बाद मैंने लिया है डिविडेंड इनकम. अब यहाँ पे एक ही ट्विस्ट है कि डिविडेंड इनकम पे टैक्स रेट अलग है. डिविडेंड इनकम पे ये 20, 40, 45 नहीं लगता है. बट डोंट वरी फ्रेंड्स, ये जो टैक्स रेट्स है ये आपको मिल जाएंगे आपके टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस चार्ट में. जब एग्जाम में आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए आएगा तो आपके हेल्प टूल में आपको मिल जाएगा. तो याद रखने की कोई जरूरत नहीं है. यू कैन ऑलवेज एक्सेस दैट फाइल एंड गेट द परसेंटेज. But then the next question is, ma'am, do we have dividend income maybe nil rate band? Yes. And the best part is in dividend income, there is no categorization. There is only one nil rate band that is available to all taxpayers. Whether he is a basic rate taxpayer, higher rate taxpayer or additional rate taxpayer, सबको ये nil rate band मिलेगा, which is for for the tax year 24-25. Nil rate band is up to 500, that will be taxed at 0%. Beyond 500 डिपेंड करता है वो इनकम कौन से रेट बैंड में है. अभी हमारी इनकम रिचर्ड के केस में हायर रेट बैंड में है. सो इसलिए हमारा टैक्स रेट लगेगा 33.75%, जबकि ये पहले लग रहा था नॉर्मल रूल्स में 40%. तो अब हमें ये एडवांटेज ही हुआ है क्योंकि डिविडेंड रेट कम है. सो बेसिक रेट बैंड में अगर आपकी इनकम रहती है, सो टैक्स रेट इज ओनली 8.75%. If the income is lying in the higher rate band, then the tax rate is 33.75%. If the income is in the additional rate band, then the tax rate is 39.75%. हमारे एग्जाम्पल में रिचर्ड की इनकम हायर रेट बैंड में है. So first let's apply the dividend nil rate band, which is 500 at 0%. So here I will just get the the nomenclatures done. This is a savings nil rate band. हम यहाँ पे हमेशा अपने एग्जाम में भी हाईलाइट करेंगे. He is in the higher rate band here. This is the nil rate band for dividend income. So 500 will be taxed at 0%. And then the remaining dividend income, which is 6,000, is the total dividend taxable income, out of which 500 we have taken for nil rate band. So the remaining dividend income of 5,500 will be in the higher rate band. क्यों? क्योंकि हमारा बेसिक रेट बैंड खत्म हो गया है और हम अभी भी हायर रेट बैंड में ही है. क्योंकि इनकम हमारी एडिशनल रेट बैंड में नहीं गई है, इसलिए हमारी फाइनली भी सारी इनकम अब हायर रेट बैंड में ही आ रही है. बट यहाँ पर टैक्स रेट क्या लगाना है फ्रेंड्स? डोंट फॉरगेट, 40% नहीं लगाना है, हमें लगाना है 33.75%, क्योंकि डिविडेंड की अपनी खुद की टैक्स रेट है. समझ में आ गया एकदम क्लियरली? अब 33.75% मैंने यहाँ पे लगाया, मेरा टैक्स आया 1856.
फटाफट सारे टैक्सेस ऐड कर लो और आपका टोटल आ रहा है 10448। मतलब रिचर्ड को जो उसने इनकम अर्न करी है टोटल 46,830 पे, उसको टैक्स पे करना है 10,448 टू HMRC फॉर द टैक्स ईयर। इन द आई होप यहाँ तक की सारी चीजें आप लोगों को एब्सोल्युटली क्लियर हुई है। चाहे वो इनकम की कैटेगराइजेशन हो, पीए की टेपरिंग हो, या इनकम टैक्स कैलकुलेशन हो, एनएसआई का, एसआई का, और सेविंग्स इनकम के अंदर हमने दो निल रेट बैंड्स भी किए हैं, स्टार्टिंग निल रेट बैंड और सेविंग्स निल रेट बैंड। देन डिविडेंड के अंडर की इनकम के अंडर भी हमने एक निल रेट बैंड किया है। और फाइनली ये टैक्सेबिलिटी हमने सीखी है आज। ये बहुत बेसिक टैक्सेबिलिटी है। In my next video, I would be discussing some more portions relating to the taxability, and let's have a bit of more complications involved. So let's understand the complexities also in the next video. However, if you are wanting me to prepare another video on any other topic in taxes, just let me know in the comment section so I will prepare it. In the meantime, please like and subscribe the video and do follow the channel for more videos. Thank you so much. Study well, study hard.